Students, today we'll discuss the next topic of chapter structure of atom. The topic is stability of electronic configuration. This is the lecture number 18 of structure of atom. So बेटा इसमें हमें स्टडी क्या करना है, मैं थोड़ा आपको पहले ब्रीफ में आइडिया दूंगा. सपोज आई एम हैविंग टू एलिमेंट्स A and B. The electronic configuration of A is 1s2 2s1, whereas the electronic configuration of B is 1s2 2s2. So out of these two electronic configuration, which is more stable electronic configuration, that we have to study in this topic. So before we going the detail, एक तो आपको क्लियर हुआ कि हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल है. एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. कभी भी अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो वो एक जगह पर या एक पॉइंट पर या एक लेवल पे स्टेबल होगा, वर्कआउट नहीं कर पाएगा, मूव नहीं करेगा, मोबिलिटी शो नहीं करेगा. सो दिस इज सेड टू बी दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. व्हाट आई मीन टू से, इफ आई विल से दैट देयर इज मोर स्टेबिलिटी, इट मीन्स देयर इज लेस एनर्जी. सो इन दो चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है. By keeping these two things in the mind, let's start the lecture. So first that we have to do is factors affecting stability of electronic configurations. Factors affecting stability of electronic configurations. There are two factors. Number one is exchange energy, whereas the second factor is symmetry. These two factors we have to do in detail, but before we do in detail, एक चीज मैं आपको बता दूं that both these factors, these are directly proportional to stability of electronic configuration. Means I want to say, if there is more exchange energy, there is more stability of electronic configuration. If there is more symmetry, there is more stability of electronic configuration. And out of these factors, first we have to study this factor, then this factor. Means पहले मुझे इस फैक्टर को देखना है, फिर इस फैक्टर को. इन सम ऑफ द क्वेश्चंस आपका एक फैक्टर लगेगा. सपोज एक्सचेंज एनर्जी लग रहा है या सिमेट्री लग रहा है, एंड इन सम ऑफ द केसेस हमारे दोनों फैक्टर लगेंगे. बट स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको? एक्सचेंज एनर्जी से. आई विल से दिस विल बी कंसिडर्ड एज द मेजर फैक्टर, वेयर एज सिमेट्री इज कंसिडर्ड एज द माइनर फैक्टर. सो बेटा कीप थिंग इन द माइंड दैट आइदर द रीजन of stability is either any one means is either you can say exchange energy or symmetry, or both are also possible. Means we can explain on the basis of exchange energy as well as symmetry. सो ये चीज आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट करनी है कि आपके रीजन एक भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है ना. सो इन सम एग्जांपल्स हम एक रीजन से एक्सप्लेन करेंगे, इन सम एग्जांपल्स हम टू रीजन से उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी. दिस इज द इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी. फर्स्ट स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. देखते हैं बेटा. The symbol of exchange energy, that is E. What is the meaning? Just see out. Suppose this is a d orbital, d subshell we can say 1 2 3 4, and this is a d subshell. This d subshell contain 1 2 3 electrons having the same spin. 3 इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन है. सो एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है बेटा? द इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम स्पिन दे विल एक्सचेंज देयर पोजीशंस. मींस ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करके एक बार यहां आ सकता है
और एक बार यहां जा सकता है। तो इसने अपनी पोजीशन को क्या किया, एक्सचेंज किया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है एक बार। द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपको जो एक्सचेंज करना है वो यूनिडायरेक्शनल करना है। यूनिडायरेक्शनल का मीनिंग मैं समझाता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाए या ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, काउंटिंग एक होगी, क्लियर, डबल काउंटिंग नहीं होगी। सो हम इसको करेंगे कैसे, हाउ कैन वी डू इट, हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट एक्सचेंजेस करने हैं उन इलेक्ट्रॉन में जिनकी स्पिन सेम है। सो ये इलेक्ट्रॉन जब अपने राइट के इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज करेगा तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहां। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज हुए 1, 2 और 3। और हर एक्सचेंज में जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है तो कुछ एनर्जी वो यूज करता है, दैट एनर्जी इज सेड टू बी द एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? एनर्जी कंज्यूम्ड when electron having same spin exchange their positions. What they will do? They will exchange their positions. तो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी थी, इट इज D3 कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें बेटा 3 एक्सचेंजेस हुए। विल स्टडी वन मोर एग्जांपल। इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ D5, D5 का एग्जांपल देखिए। D has 5 orbitals and D5 1, 2, 3, 4 and 5। नाउ ये इलेक्ट्रॉन एक बार एक्सचेंज करके यहां पे आएगा, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। सो इस इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज किए बेटा? 4। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 exchanges. Now this electron 1, 2, so इसके 2 exchanges. Now this electron 1, और ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसके आगे कुछ नहीं है तो ये एक्सचेंज नहीं करेगा। सो टोटल एक्सचेंज हुए आपके 10 एक्सचेंजेस। सो एक्सचेंजेस कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है, दैट इज आप लोगों को जिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है उनमें ये काम करना है, लेफ्ट टू राइट आपको वर्कआउट करना है। या तो आप ऐसे कीजिएगा, या एक मेथड और है, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट इज इक्वल टू n minus 1/2, where n is number of electrons having same स्पिन। वो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन क्या है बेटा, सेम है। तो यहां पर एक्सचेंजेस कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम है, तो n की वैल्यू यहां पे क्या होगी आपकी 3। सो 3 minus 1/2, देयर आर टोटल 3 एक्सचेंजेस। 3 हमने कैलकुलेट किए थे, 3 यहां से आया। सिमिलरली इस सिस्टम में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो n की वैल्यू 5, सो यू विल पुट 5 minus 1/2, दिस कम्स आउट टू बी 10। सो इस मेथड से आप नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को बगैर ड्रॉ किए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे एक्सचेंजेस कैसे निकालते हैं, फिर मैं इसका रिलेशन बताऊंगा स्टेबिलिटी से। जस्ट सी आउट, सपोज we want to calculate the exchanges in D10. D10 में कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ड्रॉ D10। दिस इज द D10 कॉन्फ़िगरेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ अब इसमें आपको नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। पहले ये देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स दे आर हैविंग द स्पिन क्लॉकवाइज। इनकी स्पिन एक जैसी है क्लॉकवाइज। सो इनके जो एक्सचेंज आएंगे 5 minus 1/2 प्लस
अब ये एक्सचेंजेस आए इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जिनकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज। नाउ अब हम एक्सचेंजेस फाइंड आउट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जिनकी स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज भी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अगेन आई विल राइट 5 माइनस 1/2। सो जो टोटल फिगर आएगी मेरे पास, दैट आई विल गेट दिस विल बी बेटा 10 + 10। हाउ मेनी एक्सचेंजेस, 20 एक्सचेंजेस। तो एक्सचेंजेस को बेटा कई बार ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है, सो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूले को यूज करें। मैं भी इवन फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूं। एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज आपको P4 में कैलकुलेट करने हैं एक्सचेंजेस। P4 मीन्स एनी, इट मे बी 3P4, इट मे बी 2P4 और इट मे बी 5P4। सिमिलरली यहां D10 का मीनिंग क्या था बेटा, D10 मीन्स एनी D10, 3D10, 4D10, whatsoever be the number। So just draw करते हैं पहले P4 को। If I draw the P4, this will look like that, and it has 4 electron, 1, 2, 3 and 4. Now number of exchanges is equal to, see, 1, 2, 3. These 3 electron, they are having the same spin, that is clockwise. So n की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 3 माइनस 1/2 प्लस, अब ये जो है डाउनवर्ड एरो, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, दिस विल हैव द स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस ऑफ वैल्यू है, तो अब आप n की वैल्यू क्या लोगे, 1। सो 1 माइनस 1/2, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 + 0, the total exchanges are 4. So this is the way how can we calculate the number of exchanges. Clear? अब हमें स्टडी क्या करना है, हमें स्टडी करना है कि ये जो एक्सचेंज हुए इसमें जो एनर्जी लगी वो क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर? अब इसका रिलेशन स्टडी करना है स्टेबिलिटी के साथ। सो जस्ट सी आउट व्हाट आई राइट हियर, जस्ट सी आउट बेटा, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे, मोर is the number of exchanges, clear? More is the exchange energy and more is the stability. Exchange energy is directly proportional to स्टेबिलिटी। मीन्स आपको सबसे पहले एक्सचेंजेस काउंट करने, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी और उतनी स्टेबिलिटी। अब ये रिलेशन कैसे आई वो देखिए बेटा। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हो, सपोज इस इलेक्ट्रॉन को जब आपने यहां पे एक्सचेंज किया तो जो एनर्जी लगी वो एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। क्लियर? अब यहां पर एक जंप हुआ है, यानी एक एक्सचेंज हुआ है, तो एक बार एनर्जी कंज्यूम हुई। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा टाइम क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड, और जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी कम बचेगी। क्लियर? और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, इफ मोर इज द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मोर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, उस एनर्जी कंज्यूम्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी देन लेस इज द एनर्जी लेफ्ट एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी कम होगी देन ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी विल बी मोर। सो ये हमारा रिलेशन था किसके बीच में, दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, एक्सचेंज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। तो जस्ट सी आउट अगेन, एक बार इसको शॉर्ट में रिपीट करते हैं। आपको इस फैक्टर के लिए चेक क्या करना है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। अगर एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे देन एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू n minus 1/2, where n is number of electrons having same spin. So this we have done the first factor. अब इसके कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल वी हैव टू स्टडी, जस्ट सी आउट।
So the examples are, number one, first example we will study, that is फ्लोरीन 9 नियॉन 10। फर्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं। सो राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 whereas neon 1s2 2s2 2p6। am I clear to all of you? चलिए अब बेटा, हमेशा जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो हमें हमेशा लास्ट वाली सबशेल को चेक करना होता है, दिस लास्ट वन, इसमें 2p5 और इसमें 2p6। रीजन मैं बता दूं, क्योंकि जो आपकी इनर सबशेल्स हैं दीज आर ऑलरेडी स्टेबल, उनको चेक करने का बेनिफिट नहीं होता है। सो ड्रॉ 2p5, 1 2 3 4 5। This is 2p6, 1 2 3 4 5 and 6। Now number of exchanges, here also we calculate number of exchanges। So beta exchanges में 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है, so I will write 3 minus 1 by 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉक 2 minus 1 by 2। So this you will say 3 plus 1, total exchanges are 4। In this case 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज 3 की एंटी क्लॉक, so I will write 3 minus 1 by 2 plus again 3 minus 1 by 2, total will be 6। So in this configuration 2p6 it will have more number of exchanges, due to which it will have more exchange energy and more stability। So your answer is neon 10। Neon 10 is more stable. The reason is clear to all of you, that it has more number of exchanges। Now I will study one more example. Let us discuss now। The example is boron 5 and carbon 6। Write the configuration 1s2 2s2 2p1, this is 1s2 2s2 2p2। see the last subshell, here the last subshell is 2p1 और बेटा यहाँ पे जो last subshell है वो 2p2 है। you have to draw the subshell। what will I get? this one 2p1, this one 2p2। so first I will calculate the number of exchanges ex। here the number of exchanges are, बेटा एक इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन का, so value of n is 1 minus 1 by 2 on solving 0 exchanges। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी स्पिन क्या है, सेम है, so what will I get? 2 minus 1 by 2, that comes out to be 1। so in this case there are 1 exchanges, एक exchange और इसमें 0। so this carbon 6 have more exchange, due to which it has more exchange energy and it has more stability। out of boron and carbon is more stable। so पहला पॉइंट तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, दैट हमें सबसे फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सचेंज एनर्जी। जिसकी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेट अस स्टडी वन मोर एग्जांपल, टाइटेनियम 22 and vanadium 23। this is the next example that we have to study now, just see। so first we will write the electronic configuration, titanium 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 and vanadium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, this will be 3d3। now the last subshell को आपको देखना है, यहाँ पे जो लास्ट सबशेल है 3d2 and here the last subshell is 3d3। ड्रॉ करते हैं बेटा इसको, just see out now।
Just see. D has 5 orbitals, 2 electrons. This is 3d2. This is 3d3. Now the number of exchanges. चलो हर बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं, वैसे कैलकुलेट करें. ये बेटा एक बार यहां पे जाएगा सिर्फ. सो इट हैज 1 एक्सचेंज. इसमें ये इलेक्ट्रॉन 1 टाइम हेयर 1 टाइम हेयर, तो इसके 2 एक्सचेंज. दिस इलेक्ट्रॉन गोज दिस, इसका 1 एक्सचेंज. लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. सो इसमें टोटल एक्सचेंजेस आर 3. नाउ विच हैज मोर एक्सचेंजेस? वेनेडियम 23. सो दिस विल हैव more number of exchanges, due to which it will have more exchange energy and it will have more stability. So vanadium 23 is more stable than titanium 22 due to more number of exchanges, leading to more exchange energy, leading to more stability. So this all we have done the first factor, that is exchange energy. Now we will discuss the second factor, that is a minor factor, that is stability. Just see out. Factor number 2, symmetry. Symmetry means beta there is a symmetrical distribution of electron. It means symmetrical डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर हम इलेक्ट्रॉन को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सबशेल और यू कैन से द सिस्टम विल बी मोर. तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. इस चीज को ध्यान रखना है. मैं यहां से इसको ऐसे कर रहा हूं, दिस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस इज द फैक्टर नंबर 2. यानी पहले हमें हमेशा किसको चेक करना है? एक्सचेंज एनर्जी को. चलिए एग्जांपल चेक करते हैं. आई विल गिव यू द एग्जांपल, दैट इज 2p4 वर्सेस 2p3 को चेक करते हैं. चलिए फर्स्ट आई विल ड्रॉ 2p3. और यहाँ पर्टिकुलरली अगर आप एलिमेंट भी लिखना चाहो तो हम एलिमेंट भी लिख सकते हैं. चलिए एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं. वी विल टेक नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8. इसमें आपको स्टडी करना है. नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8. सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7 इज 1s2 2s2 2p3. Oxygen 8 will be 1s2 2s2 2p4. Now beta last one is 2p3 and 2p4. So just draw them. 1 2 3. This will have 4 electrons, 1 2 3 and 4. Now first calculate the exchanges. This will have total, the value of n is 3 exchanges, और इसमें भी आपके 3 exchanges आएंगे. कैलकुलेशन आपको आती है, अब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो क्या हम इसको एक्सचेंजेस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? दोनों में एक्सचेंजेस सेम है, तो अब मुझे किस पे चेक करना पड़ेगा? सिमेट्री पे. अब इन दोनों में से देखिए बेटा, यहां पर ईच ऑर्बिटल कंटेन इक्वल इलेक्ट्रॉन्स. हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. बट यहां पर देखिए ईच ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो दिस इज सेड टू बी लेस सिमेट्रिकल एंड दिस इज सेड टू बी more symmetrical. And if it is more symmetrical, then this will be more stable. Clear? तो स्टार्टिंग हमेशा आपको किससे करनी है? एक्सचेंज एनर्जी से. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर हमने एक्सचेंज एनर्जी से स्टार्टिंग किया, बट उससे आंसर नहीं आया. देन वी गॉट द पॉइंट सिमेट्री. 2p3 is more symmetrical than 2p4. Therefore nitrogen has more stable electronic configuration. Now see one more example in this case.
क्लोरीन 17 versus argon 18. These examples, just see out. So first we have to do the same thing. We have to write down their electronic configurations. Chlorine 17, argon 18. Chlorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Argon is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now underline or circle the last one. It is 3p5, it is 3p6. So I will draw 3p5. 1, 2, 3, 4 and 5. This is 3p6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now see. फर्स्ट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कितने एक्सचेंजेस होंगे. इसमें जो आपके एक्सचेंजेस आएंगे 4 आएंगे एंड हियर द एक्सचेंजेस आर 6. क्लियर. सो इसमें सबसे पहले एक्सचेंजेस किसमें ज्यादा है? 3p6. इट हैज मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड इट हैज लेस एक्सचेंज एनर्जी. सो एक तो ये पॉइंट हुआ. दूसरा, अब इसमें सिमेट्री भी लग सकता है. क्यों? ध्यान से देखो बेटा. इसमें ईच ऑर्बिटल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज सेड टू बी मोर सिमेट्रिकल. ये ज्यादा सिमेट्रिकल भी है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और ये क्या है? दिस इज लेस सिमेट्रिकल. सो दीज टू फैक्टर्स आर नाउ एक्सप्लेन द मोर स्टेबिलिटी ऑफ आर्गन. सो कई बार क्वेश्चन में रीजन आता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, उसके रीजन बताने होते हैं. तो यहां पर आपके दोनों रीजन आएंगे. दैट दिस इन केस ऑफ आर्गन 3p6 हैज मोर एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मोर सिमेट्रिकल. तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एक फैक्टर लग रहा है या 2 लग रहा है. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इन सम ऑफ द केसेस 1 फैक्टर लगेगा, इन सम ऑफ द केसेस 2 फैक्टर लगेंगे. ये आपको बड़े ध्यान से करना है. सो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्लोरीन वर्सेस आर्गन, इन दिस केस हमारे दोनों फैक्टर लग रहे हैं. इससे पहले वाले एग्जांपल में एक ही फैक्टर लग रहा था. सो ये अब आपको देखना है कि कैसे उसमें लगेंगे. क्लियर. सो बट टेक्निकली फैक्टर्स हमारे 2 ही हैं. नंबर 1 एक्सचेंज एनर्जी एंड नंबर 2 इज सिमेट्री. क्लियर. नाउ देयर आर two generalizations that we have to study. The generalization number 1 is, पहले इकट्ठा लिखते हैं generalization को. There are 2 generalizations that I have to explain. First is fulfilled, or I'll write here fulfilled and half-filled electronic configurations are more stable than others. ये फर्स्ट जनरलाइजेशन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होती हैं या हाफ फिल्ड होती हैं, दीज आर मोर स्टेबल देन अदर्स. जस्ट सी आउट. फुलफिल्ड मीन्स जिनमें बेटा लास्ट सबशेल में, इन द लास्ट सबशेल you will have either D10 or you will have F14, S2 or P6. These type of configurations are said to be fulfilled electronic configurations. Just like if I'll give you the example of magnesium, atomic number 12, the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. See out the last one, S2 completely filled. One more example, neon 10, 1s2, 2s2, 2p6. See the last one, p6. So these are, you can say, fully filled electronic configurations, and half filled means in which the last subshell will have either D5, F7, S1 और P3. मीन्स जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड है. D10 का हाफ फिल्ड इट विल बी D5, F14 का हाफ फिल्ड इट विल बी F7, S2 का हाफ फिल्ड S1 और P6 का हाफ फिल्ड P3. I'll give you the example of if you will take nitrogen 7, 1s2, 2s2, 2p3 half filled. Clear?
you will take the example of sodium 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So generally he says कि जो electronic configurations which are full filled or half filled, these are said to be generally more stable than other. So इसका reason explain करना है. रीजन मैं आपको पहले बताऊंगा, एक्सप्लेन हम उसको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे. सो द रीजन आई राइट द रीजन फॉर दिस जनरलाइजेशन ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री. मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री. सी आउट. So just see, we will explain with the help of example now. Full filled and half filled. I'll explain with the help of first example जो हम explain करेंगे. That you will take you will take fluorine 9 versus neon 10. If I'll write the electronic configuration of fluorine 9, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं टू एक्सप्लेन दिस जनरलाइजेशन. 1s2, 2s2, 2p5. इन केस ऑफ नियॉन 10 बेटा 1s2, 2s2, 2p6. So if I draw the 2p5, it will be 1, 2, 3, 4 and this one is 5. Similarly, I will draw 2p6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now, so हमें सबसे पहले स्टेबिलिटी में क्या करना होता है? We have to calculate the number of exchanges. So exchanges इसमें 4 आएंगे बेटा और इसमें आएंगे 6. So जो आपकी fulfilled electronic configuration है, it has more exchange energy. First point clear? Second, 2p6 और 2p5 विच इज मोर सिमेट्रिकल. यहाँ पे ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 में इलेक्ट्रॉन है बट थर्ड में नहीं है. सो दिस इज मोर सिमेट्रिकल एंड दिस इज यू कैन से लेस सिमेट्रिकल और दिस विल हैव लेस एक्सचेंज एनर्जी. तो ये जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा आई और सिमेट्री भी ज़्यादा आई. द रीज़न आई हैव रिटन कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि उनमें एक्सचेंजेस भी ज़्यादा होते हैं और दैट इज यू कैन से सिमेट्री भी ज़्यादा होती है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कार्बन 6 नाइट्रोजन 7. कार्बन 6 द कॉन्फ़िगरेशन इज सेकेंड एग्जांपल 1s2, 2s2, 2p2. नाइट्रोजन 7 1s2, 2s2, 2p3. फर्स्ट सी ये जो 2p3 है इट इज हाफ फिल्ड. चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. 2p2 1 2, 2p3 1 2 3. Now first we have to see the exchanges. It has only one exchange. It has 1, 2 and 3 exchanges. आप एक्सचेंजेस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डायग्राम से भी कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपको कैलकुलेट करना है. सो अगर मैं एक्सचेंजेस को देखूं सो बेटा ये जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक्सचेंजेस ज़्यादा है ड्यू टू विच इट विल हैव मोर एक्सचेंज एनर्जी. क्लियर? एंड दिस विल हैव लेस एक्सचेंज एनर्जी. नाउ सिमेट्री किस में है? देखिए यहाँ पे ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हर ऑर्बिटल में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है. सो आई विल राइट दिस इज मोर स्टेबल. क्लियर? सो यहां पर भी जो नाइट्रोजन है जिसकी आपकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इट सीम्स टू बी मोर स्टेबल. अगेन द 2 पॉइंट्स ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी. सो यही क्लियर हुआ यहां पे कि फुलफिल्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस. नंबर 1 मोर एक्सचेंज एनर्जी, नंबर 2 मोर सिमेट्री. ओके, नाउ द सेकेंड जनरलाइजेशन इज, this is the first generalization. Second, fulfilled electronic configurations are more stable than half filled electronic configuration. Means
P6 is more stable than P3. D10 is more stable than D5. और F14 more stable than F7 and S2 is more stable than S1. What is the reason? पहले रीजन को ही डिस्कस कर लेते हैं. इसमें बेटा आपके अगर हम D, P और F को देखें, क्लियर, इनमें आपका जो रीजन आएगा दैट इज इन केस ऑफ दीज, दैट दीज फुलफिल्ड, दीज आर हैविंग मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री. अभी एक्सप्लेन करेंगे. बट अगर मैं S2 और S1 को देखूं, बेटा S में एक ही ऑर्बिटल होता है, सो क्या यहां पे एक्सचेंजेस पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल. तो यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, वाई S2 इज मोर स्टेबल देन S1 बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्री. ये ध्यान रखना है आपको. यानी D, P और 14 में तो वही दो रीजन जो पहले थे, थोड़ा सा चेंज है. S2 इज मोर स्टेबल देन S1 बिकॉज S2 इज मोर सिमेट्रिकल देन S1. किस लिए? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. इसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली पड़ी हुई है, तो हम इसको सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कम मान के चलेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर अब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो एक बार मैं सिमेट्री थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपकी सबशेल पूरी भरी हुई है, सपोज ये P6 है, दिस इज P6. सिमेट्री को ध्यान से देखिएगा, बाकी तो हम कैलकुलेट करेंगे, सो करेंगे. P6 and this is P3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This has 3 electrons. Now, very important question. सब में ऑर्बिटल्स में बराबर इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें कुछ ऑर्बिटल की स्पेस खाली पड़ी हुई है. सबसे पहले ध्यान दिए सिमेट्री पता कैसे करते हैं. सिमेट्री फाइंड आउट करने का रीजन एक है, रीजन नहीं सॉरी स्टेप्स क्या है. पहले चेक करो क्या इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं. अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की स्पेस क्या है, खाली है. इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेस स्टेबल, सॉरी लेस सिमेट्रिकल, और इसको मैं क्या कहूंगा, मोर सिमेट्रिकल. सो ये ध्यान रखिएगा कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होते हैं, फुलफिल्ड, क्योंकि वहां पर सभी के सभी स्पेसेस ऑक्यूपाइड है, यहां पे सभी स्पेसेस ऑक्यूपाइड नहीं है. सेम D10, D5, F14, F7. अब एग्जांपल से देखते हैं इसको. विल डिस्कस विद सम एग्जांपल्स. सेकंड जनरलाइजेशन, fulfilled electronic configurations are more stable than half filled electronic configuration. हम एक ही एग्जांपल में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे. नंबर 1, नियॉन 10 वर्सेस नाइट्रोजन 7. सो जस्ट सी आउट. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो नियॉन 10 विल बी 1s2, 2s2, 2p6. नाइट्रोजन 7 1s2, 2s2, 2p3. This is fulfilled, this is half filled. So just draw the figure. One, two, three, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Now, first we have to calculate the exchanges. This will have the 6 exchanges. This will have the 3 exchanges. It means जो fulfilled configuration है, it will have more exchange energy. Half filled have less exchange energy. तो एक पॉइंट तो ये हुआ. सेकंड, अब इसमें भी और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इसमें सारी स्पेसेस ऑक्यूपाइड है, कोई भी स्पेस खाली नहीं है. सो दिस इज सेट टू बी मोर सिमेट्रिकल एंड दिस इज सेट टू बी लेस सिमेट्रिकल. सो यहां पे क्लियर हो गया बेटा दैट 2p6 और नियॉन विल हैव द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द 2 रीजन, मोर सिमेट्री एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी. सो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको ध्यान रखना है यहां पे कि फुलफिल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है. उसमें 2 रीजन आएंगे, फिर से बता रहा हूं. इन दिस केस अगर आप P, D और F में डील कर रहे हो, देन द 2 रीजंस ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी
एंड मोर सिमेट्री। और अगर आप इफ यू आर डीलिंग इन एस देन देर इज ओनली वन रीजन, ड्यू टू मोर सिमेट्री। रीजन मैं बता रहा हूं, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन ऑर्बिटल ओनली देर आर नो एक्सचेंजेस, इसमें आपके एक्सचेंजेस नहीं होंगे। सो दिस एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज अबाउट द टू जनरलाइजेशन दैट वी हैव डन। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। Questions based on stability of electronic configurations. Question number 1, which has more stable electronic configurations. Hint, जो हमने किया वही हिंट है। फर्स्ट आपको क्या चेक करना है? नंबर 1 you have to check exchange energy. Number 2 you have to check सिमेट्री। द रीजन में बी 1 मे बी 2 और बोथ, दोनों रीजन हो सकते हैं, हमने एक्सचेंज किया है। चलो नाउ विल डिस्कस 1 और 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वी विल स्टडी रैंडमली वी विल स्टडी फर्स्ट एग्जांपल जो हम स्टडी करते हैं सोडियम 11 मैग्नीशियम 12 एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम 11 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s1। बेटा लास्ट वाला देखो, दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड। वी नो दैट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, सो वी कैन से मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल देन सोडियम। बट रीजन क्या दोगे आप? 3s1 को अगर आप ड्रॉ करोगे, दिस इज 3s1, दिस इज 3s2। क्या इसमें एक्सचेंजेस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो नंबर ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट नहीं होगा। वाइल 3s2 इज मोर सिमेट्रिकल, 3s1 इज लेस सिमेट्रिकल। सो रीजन यू विल डू दैट मैग्नीशियम हैज मोर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रीजन पे आपको प्रॉपरली वर्कआउट करना है कि क्या रीजन आपको लिखना है क्या नहीं। सो ये फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड। सेकंड एग्जांपल बेटा एलिमेंट को ना देके आपको सबशेल दी जा सकती है। जस्ट लाइक दे विल से कि यू विल एक्सप्लेन लाइक D6 और D7। क्लियर कि D6 और D7 में कौन ज्यादा स्टेबल है? दे कैन ऑल्सो राइट 3D6 3D7। They can also write iron 26 कोबाल्ट 28। क्लियर? चलिए मैंने ये तीनों को सेम क्यों किया? क्योंकि जब मैं आयरन और कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो उसमें लास्ट में क्या आएगा? 3D6 3D7 दोनों में। आयरन में इट विल बी 3D6, कोबाल्ट में इट विल बी 3D7। और डायरेक्टली ये क्या है? D6 और ये क्या है? D7। तो एग्जामिनर आपसे 3 अलग अलग वे से पूछ सकता है। दिस इज वे ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी रेडी फॉर ऑल द वेज। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम D6 और D7 से ही एक्सप्लेन करते हैं। ड्रॉ D6 1 2 3 4 5 6। This is D6, this is D7 1 2 3 4 5 6 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बताइए? द स्टेप 1 दैट वी हैव टू डू, हमें एक्सचेंज एनर्जी, उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, 5 5 माइनस 1/2 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। सो 1 1 माइनस 1/2, टोटल एक्सचेंजेस आर 10। इसमें आइए 1 2 3 4 5 एक्सचेंजेस क्लॉकवाइज स्पिन। नाउ एंटी क्लॉक में बेटा 1 और 2, दिस आई विल सर्कल आउट। सो यू विल राइट 2 2 माइनस 1/2,
सो इट विल हैव 11 एक्सचेंजेस। कितने एक्सचेंजेस हैं? 11। अब देखिए किस में एक्सचेंजेस ज़्यादा है। D7 हैज़ मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ड्यू टू विच इट हैज़ मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। D7 है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर देखो बेटा सिमेट्री का फैक्टर नहीं लगा, क्योंकि ना तो D7 सिमेट्रिकल है ना D6 सिमेट्रिकल है। सो दिस वी कैनॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ये चीज आपको बड़ा ध्यान करना है कि हमारा रीजन अकेला फैक्टर नंबर 1 भी हो सकता है, अलोन फैक्टर नंबर 2 भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस 2 एग्जांपल आर सफिशिएंट, क्योंकि थ्योरी में भी काफी कर चुके हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आता है, जस्ट सी आउट, वी हैव टू अरेंज द सबशेल्स in the increasing order of stability. Question number 2. Arrange in the increasing order of stability of electronic configuration. ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं, वी विल स्टार्ट विद बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। फर्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड वी विल एक्सप्लेन D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। तो एग्जामिनर आपको एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी दे सकता है, वो आपको पर्टिकुलर 3D सबशेल के अकॉर्डिंग भी, या खाली आपको D1 D2 के अकॉर्डिंग भी दे सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन हिम। तैयार आपको रहना है। पहले कौन सा फैक्टर है वो आपको पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से शुरू करते हैं। जब आप बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, दिस विल बी 1s2 2s2 2p1, कार्बन विल बी 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन विल बी 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 एंड नियॉन विल बी 1s2 2s2 2p6। सो बेटा हमें लास्ट के देखने होते हैं, 2p1। क्लियर? सो हम ड्रॉ करेंगे 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। 2p1 फॉर बोरोन, 2p2 फॉर कार्बन, 2p3 नाइट्रोजन, 2p4 ऑक्सीजन, दिस इज फॉर फ्लोरीन, और 2p6 फॉर नियॉन। सो 2p1 डायग्रामेटिकली जस्ट सी आउट। (2p1), this will be 2p2, 2p3, 2p4, sorry 2p4, 2p5 and this is 2p6। सो पहले बेटा हमें क्या करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, हमें कैलकुलेट करने। सो आई विल राइट द एक्सचेंजेस हियर। इट हैज 0 एक्सचेंजेस, इट हैज 1, इट हैज 3 एक्सचेंजेस, इट हैज 3 एक्सचेंजेस, इट हैज 4 एक्सचेंजेस एंड इट हैज 6 एक्सचेंजेस। सो पहले आपका मेजर फैक्टर तो है एक्सचेंजेस, जिसमें एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे उसमें एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे कम एक्सचेंज किस में है, 2p1। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2p1। इसके बाद 1 एक्सचेंज में 2p2। देन अब इन दोनों में बेटा ध्यान दीजिएगा, इक्वल नंबर ऑफ एक्सचेंज है किसमें, 2p3 और 2p4। यानी मैं इनको एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देन वी हैव टू सी सिमेट्री, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है।
तो सी आउट 2p3 में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2p4 में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स 2p3 इज मोर सिमेट्रिकल, 2p4 इज less symmetrical. So 2p3 will have the more stability. So पहले और 2p4 will have the less stability. So 2p2 के बाद आएगा 2p4, then 2p3. So exchanges 3 खत्म, इसके बाद 4 exchanges 2p5 और 6 exchanges 2p6, 2p3, 2p4, 2p6. दिस इज द ऑर्डर. और अगर एलिमेंट में लेके चलोगे तो 2p1 के लिए यू विल राइट बोरोन, 2p2 के लिए कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, दिस इज 2p5, देन नियॉन. सो चेकआउट वही है. सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज एनर्जी हमने अरेंज किया, एंड इफ द एक्सचेंज एनर्जी इज सेम देन सी आउट द फैक्टर symmetry. Clear? So this is the one increasing order that we have explained. One more we'll discuss the second one. Just see out. Technically this is the last question of today's lecture. 3D1 से D10 हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले. So I will write T1. Then D2. This is D2, D3, then D4, then D5, one, two, three, four, five, then D6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, then D7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, D8 हम यहाँ कर लेते हैं, D8, D9 and D10. D8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And D10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this all we have written. D1 to D10 very important. सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर हमें यहाँ पे देखना है. और ध्यान रखिए D1 और 3D1 बोथ आर द सेम थिंग्स. D1 भी लिख सकता हूँ मैं और 3D1 भी लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखिए. तो एक्सचेंजेस काउंट करते हैं. 0 इट हैज़ 1 एक्सचेंज, इट हैज़ 3 एक्सचेंजेस. क्लियर? डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है. सो इट विल है, और फॉर्मूले से भी कर ले, कोई इशू नहीं उस चीज़ में, डायरेक्टली आंसर हमारा आएगा. सो 3 एक्सचेंजेस आए बेटा इसमें अगर फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n -1/2. सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4. सो 4 - 1/2. सो कम्स आउट टू बी हाउ मेनी, 4 into that comes out to be 3/2, 4 into 1.5, that comes out to be 6. सो इस चीज़ को ध्यान करना है कि डायरेक्टली भी आप एक्सचेंज निकाल सकते हो या फॉर्मूले से भी. डायरेक्टली कैसे करें, देखो एक बार ये बेटा एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो 3 एक्सचेंज तो इसके आए. देन दिस वन 1, 2, 2 बार इसमें गया, 2 एक्सचेंज इसके आए, और एक बार ये जाएगा, एक इसके आए. सो टोटल एक्सचेंजेस आर 6. तो ये मैंने आपको कहा है कि आप फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो. दिस विल हैव 10 एक्सचेंजेस. अब यहाँ पर अगेन 10 एक्सचेंजेस, यहाँ पर 10, 11 एक्सचेंजेस, यहाँ पर 10. अगेन इसमें देखिए कैसे करोगे आप, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो इट विल हैव द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं,
अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 विल हैव द सेम स्पिन क्लॉकवाइज, प्लस एंटी क्लॉक में बेटा 1 2 3 एंटी क्लॉक है, सो 3 minus 1 by 2. On solving this comes out to be 10 plus, and this is 3, total 13 exchanges. Clear? Similarly अगर आप इसमें करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज स्पिन है, सो 5 minus 1 by 2, और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक 1 2 3 4, सो 4 minus 1 by 2, this will be 10 plus 4 is 16 exchanges and it will have 20. So मैंने कुछ में डायरेक्टली लिख दिया, कुछ में आपको फॉर्मूले से कराया, सो दैट फॉर्मूला भी आपको रिमाइंड रहे. अब सबसे पहले हमें किस में अरेंज करना है, इन द ऑर्डर ऑफ एक्सचेंज. जिसमें एक्सचेंजेस कम है उसकी एक्सचेंज एनर्जी भी कम. सो 0 से स्टार्ट करते हैं, मीन सबसे पहले क्या आएगा, D1, देन 1 में D2, देन 3 एक्सचेंजेस D3, then 6 exchanges D4, then D5 और D6 दोनों में सेम एक्सचेंजेस हैं. अगर एक्सचेंजेस सेम होंगे वी हैव टू सी विच इज मोर सिमेट्रिकल. D5 दिस इज मोर सिमेट्रिकल, whereas D6 this is less symmetrical. So D5 is more stable, D6 comes out to be less stable. So I will write D6 then D5. So बेटा ये एक्सचेंजेस हमारे खत्म हुए कहां तक, 10 तक. 11 एक्सचेंजेस D7, then 13 D8, then 16 D9 and in the last D10 with 20 exchanges. So ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने कौन सा फैक्टर देखा, एक्सचेंज एनर्जी, और सेकंड वी हैव सीन symmetry. So this is one of the important question as far as entrance exam is concerned, that you have to write down the increasing order of stability of electronic configuration. In the end सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा, स्टेबिलिटी दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है. नंबर 1 is the exchange energy, that is a major factor, and second is the symmetry. So student, this is all about the topic, that is the stability of electronic configurations.